नमस्कार दोस्तों। आप लोग वर्ग एक के लिए कमर कस चुके हैं क्योंकि मैं अर्थात नैया पार एजुकेशन आपके साथ जंग लड़ने के लिए कमर कस चुकी है और आने वाले 5-6 महीने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? अगर आप भी तैयार हैं तो आज जो इतिहास विषय है इसको लेकर के मैं आपसे चर्चा करूंगा और आने वाले कई महीनों तक मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जो दिसंबर में होना तय हुआ है या आगे पीछे जो भी होगा। तो इतिहास विषय को लेकर के आज हम लोग देखेंगे कि वर्ग एक ने इतिहास का सिलेबस का डिकोड किया है, उसी को हम लोग समझेंगे और फिर बात करेंगे कि इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। तो ये साथियों हिस्ट्री का सिलेबस है। ये सिलेबस वर्ग एक ने डिकोड करके हमको दिया हुआ है कि जब भी दिसंबर में हम आपसे पात्रता परीक्षा लेंगे तो वर्ग एक के लिए हम आपसे इस सिलेबस से MCQ क्वेश्चन पूछेंगे और उसी का जवाब ले करके आपको मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे। साथियों, इन्होंने पहली यूनिट में शब्द रखा हुआ है इतिहास से आशय, इतिहास जानने के स्रोत अर्थात मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, अर्थात ये इतिहास से आशय जानना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आशय लिखा हुआ उसका दो मतलब है इनका। यहाँ पे जो ये आशय लिखकर इतिहास का दे रहे हैं तो हम समझ पाए हैं कि इसका जहां जहां इतिहास का आशय होता है इसका दो आशय है। एक तो ये पूछ रहे हैं कि जो इतिहास शब्द है इसका क्या मतलब है, और इतिहास के लिए जो अलग अलग इतिहासकार हैं इन्होंने इतिहास को कैसे व्याख्यात किया है या ये इतिहास को क्या मानते हैं, या सर और सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है परिभाषा, अर्थात अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास की परिभाषा क्या क्या दी है ये पूछना चाहता है। और एक हिस्ट्री से क्या आशय है अर्थात इस इतिहास शब्द का मतलब क्या है वो ये पूछना चाहता है। उसके बाद इतिहास जानने के स्रोत, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे आपको 1, 2 या 3 सवाल तो देखने को मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और लगातार जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने के साथ साथ ये टॉपिक कवर भी होता जाता है, तो इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 में ये पूछ रहे हैं मानव का शिकारी एवं खाद्य संग्राहक जीवन, अर्थात सर ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाषाण काल पूछेंगे, पाषाण काल पूछेंगे और पाषाण काल में भी जो संग्राहक जीवन है अर्थात ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति का विकास एवं विस्तार, अर्थात शैल्य कला के विशेष संदर्भ में, क्योंकि ये सर ये तो हम जानते ही हैं पर आपने कह दिया है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। ये कहते हैं कि जो उपकरण मिले हुए हैं उसी के आधार पर बताना है। हाँ सर, आप जानते हैं इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो सर ये तो उपलब्ध नहीं है और इसी के आधार पर आप कह रहे हैं कि हमारे बारे में आप जानकारी जुटाइए। ये आपसे किस यूनिट में कह रहे हैं? ये सेकंड यूनिट में आपसे बात कर रहे हैं। तो सर पहली यूनिट में क्या जानना चाहते हैं? मीनिंग ऑफ हिस्ट्री और इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा करने हैं। दूसरा आपसे पाषाण काल के बारे में जानना चाहते हैं कि आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानकारी जुटाइए ताकि ये आपसे सवाल कर सकें। यूनिट नंबर 3 में, क्योंकि आप जानते हैं इसमें टोटल 14 यूनिटें हैं, ठीक है 14 यूनिटें हैं। यूनिट नंबर 3 में ये आपसे जानना चाहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति, लौह युगीन संस्कृति अर्थात उत्तर एवं दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियां। कौन सी सर? महापाषाणकालीन संस्कृतियां। जब हम आपको ये सब पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि जब आपको साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है, जब आपको साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है तो पुरातात्विक साक्ष्यों से किस प्रकार से इतिहास बुलवाया जाता है, जो बहुत कठिन होता है। क्योंकि हालांकि ये बात कही जाती है कि जहां जहां पुरातत्व मौन होता है वहां साहित्य बोलता है, तो पुरातत्व से कुछ कहलवाना। एक आपको पत्थर मिल गया सर, अब इसी पत्थर से ही कहलवाना 4 चीजें सर। एक पत्थर मिला और इसी पत्थर से हमको इतिहास के परिभाषा के अनुसार 4 चीजें जाननी है। सर वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं ये बताइए। इसमें तो ये पूछना चाहता कि जिस काल में पत्थर मिला है, जिस काल में पत्थर मिला है वहां के राजनीतिक इतिहास के बारे में आप कुछ जानकारी दे दीजिए हमको। फिर ये कहेगा वहां के कुछ आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमको बताइए, वहां के सामाजिक प्रचलन या सामाजिक रहन सहन के बारे में हमसे कुछ बात करिए, वहां पर सांस्कृतिक या कल्चरल
एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर ये मिला है हमको स्टोन, एक मिला है हमको पत्थर, इस पत्थर से इन 4 चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कठिन होगा ना, हम आपको दे दिए सर ये रिमोट, अब इसे 4 चीज बताइए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। सर मुश्किल काम तो है, इसीलिए जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, हाँ एक काम तो इसमें यह है कि ये इनको जुटाना मुश्किल है, लेकिन इससे एक काम आसान ये हो जाता है पुरातत्व से कि जो जानकारी मिलती है वो बहुत क्या होती है, प्रामाणिक। क्या होती है, बहुत प्रामाणिक। इससे जानकारी जुटाना तो मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी मिलती है वो बहुत प्रामाणिक होती है। क्यों? क्योंकि साहित्य के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, पुरातत्व के साथ छेड़छाड़ तो हुआ है, क्योंकि हम आपको जब बताएंगे कि कई सारे अभिलेख कहां से कहां ले जाए गए, कई सारे दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली ले जाए गए, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन साहित्य के साथ छेड़छाड़ होना ज्यादा संभव होता है। तो आपसे यूनिट नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति, लौह युगीन संस्कृतियां, और मतलब इसका महापाषाण काल आपसे पूछना चाहता है। ठीक है सर। अगला वही पूछेगा, वो धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन। कुछ नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ धार्मिक आंदोलन। क्या सर? हुआ धार्मिक आंदोलन ही आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। हालांकि उन्होंने बौद्ध और जैन लिख दिया है, बौद्ध, जैन और वैदिक 3 चीज लिखी हुई है। इसके साथ साथ भी हम आपको यहाँ के कुछ बौद्धिक आंदोलन और बताएंगे जो इनको समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अगला यूनिट नंबर 6 क्या कह रहा है, यूनिट नंबर 4 हो गया। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में क्या है, राज्य एवं गणराज्यों का उदय एवं विस्तार, अर्थात कैसे मानव साथियों पाषाण काल से कैसे मानव जन से जनपद, जनपद से महाजनपद की जो यात्रा है, महाजनपद की जो यात्रा है, यही तो हमसे पूछ रहा है। पाषाण काल से लेकर के मनुष्य पत्थरों के प्रयोग से लेकर के और कैसे स्थायी जीवन जीना शुरू करेगा। स्थायी जीवन जब जिएगा तो कुछ लोग एक साथ रहेंगे, उनको कहेंगे जन। जब बहुत सारे जन एक साथ हो जाएंगे तो जनपद, जब बहुत सारे जनपद एक साथ हो जाएंगे तो महाजनपद। इसी विकास को ये पूछना चाहता है। और इन्होंने हालांकि गणराज्य लिख दिए हैं, तो जो गंगा के तलहटी में 10 गणराज्य हैं उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगला है यूनिट नंबर 6 में पूछ रहे हैं आपसे संबंधित कालखंड के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात ये कह रहे हैं आप हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री बताइए, कहाँ की, मौर्य की, शुंग की, पश्चिमी क्षत्रपों की, सातवाहनों की, कुषाण की, गुप्त की, वर्धन की, मौखरी की, चेर, चोल, पांड्य, चालुक्य, पल्लव आदि राजवंश। ये शब्द भारी पड़ने वाला है इसमें, क्योंकि हम लोग उत्तर के भी सभी राजवंश देखेंगे और साउथ के भी सभी राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। और उनका क्या सर, उनका शासन प्रबंध भी बताइए। उनका क्या बताइए सर, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हमको समझाइए। ये क्या कह रहा है यूनिट नंबर 6। ये सर बहुत बड़ी यूनिट है, ये पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया को लेकर के इन्होंने एक यूनिट में रख दिया है। पर अब आपको चिंता नहीं करनी। सर चिंता क्यों नहीं करनी, क्योंकि अब कल से ही देर आए सर दुरुस्त आए, देर आए सर दुरुस्त आए। अब कल से ही हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपसे कल से ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही कल से ही लगातार आपसे हमारी बातचीत होगी। कब तक होगी सर, ये बातचीत नहीं रुकेगी, ये बातचीत नहीं रुकेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। कब होगा सर पेपर, जो पीवी कह रही दिसंबर में, अर्थात जब तक दिसंबर में आपका ये पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ जुड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि सर इस पूरे के पूरे सिलेबस को और व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑफर चल रहा है आपको इतिहास विषय को लेकर के। इतिहास विषय को लेकर के इसमें तो शायद नहीं लगा हुआ है। आप नैया पार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, नैया पार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर अभी आपके लिए 5 जून तक, कब तक सर, अभी आपके लिए 5 जून तक एक ऑफर है 1699 पर। इसमें आप इतिहास के कोर्स को लेकर के और व्यवस्थित तरीके से पात्रता प्लस मुख्य दोनों, पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और YouTube के माध्यम से भी एक अलग से रजिस्टर बनाइए और उसमें भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलिए सर, अगली यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर 7। इसमें क्या है,
राजपूतों का उदय। राजपूतों में प्रतिहार, पाल, चंदेल, राष्ट्रकूट, परमार, कलचुरी, चौहान, गहड़वाड़ और मुस्लिम आक्रमण। अर्थात इसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में उत्तर या पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पूर्व मध्यकाल। ये पूर्व मध्यकाल की घटना पूरी की पूरी 700 से लेकर के और 1200 ईस्वी तक की सारी घटनाएं आपसे जानना चाहता है। जी सर, ये बात समझ में आ गई। इसमें भी हम लोग आपसे बात करेंगे। अगली यूनिट है अर्थात जब वो मुस्लिम आक्रमण करवा चुका है, इसका मतलब है कि अब आप कहां जाएगा? वो मिडिवल हिस्ट्री में। क्या कह रहा है वो? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये भी देखिए सर, ये भी कैसा टॉपिक है, ये भी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक ये नहीं जानेंगे कि किसका इतिहास किसने लिखा, तब तक इतिहास के साथ न्याय कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। जैसे मैं कहूं कि आप अपना इतिहास अपने घर वालों से लिखवाएं, कैसा इतिहास लिखेंगे सर? बताइए। आप अपना इतिहास अपने घर वालों से लिखवाएं, इतिहास कैसा लिखाएगा? और अगर धोखे से आपका इतिहास आपके पड़ोसी को दे दिया गया, अब बताइए इतिहास एक जैसा रहेगा या बदलेगा? जैसे सर उदाहरण दीजिए, जैसे एक प्रश्न हम लोग बहुत सॉल्व करते हैं यूपीएससी में। सवाल यह है कि हर्षवर्धन उतना महान नहीं था जितना उसके दरबारी लेखक बाणभट्ट ने बना दिया। हर्षवर्धन उतना महान नहीं था जितना उसके दरबारी लेखक बाणभट्ट ने बना दिया। जब ऐसे प्रश्नों का हम सामना करते हैं तो ये हिस्टोग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, अर्थात ऐतिहासिक जो इतिहास लेखन हुआ है उसके तह में जाकर के इनका उत्तर हमें मिलता है। जैसे एक प्रश्न हम आपसे करें कि मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक दूरदर्शी शासक होने के साथ उतना पागल सुल्तान नहीं था जितना उसको घोषित कर दिया गया। अर्थात इसमें बरनी की भूमिका कहां तक है, अब आपको इतिहास लेखन में जाकर के देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जहां साहित्य मौन होता है वहां पुरातत्व बोलता है। तो ऐतिहासिक स्रोतों को जानना और ऐतिहासिक स्रोतों को पैनी नजर देखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप मिडिवल हिस्ट्री के स्रोत जान के आइए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना अर्थात और उसका विस्तार, सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जनजीवन व प्रशासनिक। हालांकि ये लोग सिलेबस में हमेशा उल्टा लिखे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कैसे? सल्तनत कालीन का पहले क्या करेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर आर्थिक पढ़ेंगे, फिर सामाजिक पढ़ेंगे, फिर धार्मिक पढ़ेंगे। यही तो पढ़ने का नियम होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चेंज क्या होता है? राजनीति, उससे थोड़ी देर में चेंज होती है अर्थव्यवस्था। सर समाज चेंज होता है सदियों में, धर्म चेंज होता है कई सदियों में। इसलिए जैसे सर उदाहरण समझाइए, जैसे आप देखें हड़प्पा सभ्यता में किसी मूर्ति पर एक लाल निशान मिलना सिंदूर का प्रतीक माना गया। आज तक 2500 वर्षों में उसी परंपरा का निर्वहन करते चले आना। बताइए धार्मिक परिवर्तन कितना देर से होता है? समाज थोड़ा देर से, अर्थव्यवस्था थोड़ा कम देर से, राजनीति तो 15-20 साल में लोग बोर हो ही जाते हैं। ठीक है। इसके बाद सल्तनत कालीन की प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन। सर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंदोलन अर्थात 1206 से लेकर के, जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, इससे लेकर के और 1526 तक में इनके द्वारा किए गए शासन से हमेशा तो जनता खुश नहीं रहेगी। इनके खिलाफ विद्रोह होंगे, आंदोलन होंगे। उन्हीं सबको पढ़ के आने के लिए इन्होंने बोला है और बोला है कि वहीं से हम आपको प्रश्न करेंगे, जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। यूनिट नंबर 9 में क्या कर रहे हैं सर? मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, विस्तार, मुगल शासकों का प्रशासन, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, नादिर शाह का आक्रमण एवं उसका प्रभाव, मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा शक्ति का उदय और 1857 से पूर्व जितने भी जन विद्रोह हुए हैं, बताइए उन सारे जन विद्रोहों की चर्चा कीजिए। ये आपसे यूनिट नंबर 9 में यहां इन टॉपिकों से आपसे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। फिर यूनिट नंबर 10 यूरोपियों का भारत आगमन अर्थात ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं भारतीय क्षेत्रों में उनके युद्ध व संघर्ष। आपको पता है कि ब्रिटिश शासन के साथ साथ कई और कंपनियां आएंगी, उनका आपसी संघर्ष होगा और सबसे बड़ी मछली बचेगी कौन? ब्रिटानिया हुकूमत अर्थात ब्रिटिश
एवं ब्रिटिश नीतियों एवं उनका प्रशासनिक ढांचा, उसके बाद ये करेंगे क्या, अपने हिसाब से एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाएंगे, प्रशासनिक ढांचा बनाएंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे सर, शासन करेंगे। और इनका शासन चूंकि मातृ देश के हित में होगा, मातृ देश मतलब औपनिवेशिक हित में होगा, जाहिर है कि जब आप यहां पर रह करके और ब्रिटेन का हित सोचेंगे, यहां के लोगों का हित नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा सर, उसके खिलाफ होंगे विद्रोह। और ये कह रहे हैं कि 1857 से पहले तक का तो यहां पर, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहां पे जो हुआ है उसके बारे में आप जानकारी लेके आइए, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। सर अगला 1857 की क्रांति का क्या पूछने के वो कारण, ये कहां कहां फैला है, इसका स्वरूप बताइए, इसका परिणाम क्या हुआ, क्या ये सच में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं था, कहां तक उचित है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना, आप लोग कमेंट में बताएं। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण, नवीन भौगोलिक एवं वैज्ञानिक खोजें, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीय क्या है और राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इन तीनों शब्दों को गहराई समझेंगे तब समझ में आएगा। धार्मिक आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और उसका प्रभाव, स्वतंत्र भारत और उसके तत्कालिक चुनौतियां, अर्थात जब हम 200 सालों के बाद, 200 या 300 वर्षों के ब्रिटानिया हुकूमत के बाद जब आजाद हुए तो साथियों हमें कैसा देश मिला, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां थी, गरीबी, भूखमरी या शिक्षा, क्या क्या दिक्कतें थी, आप वो भी पढ़ के आए। उसके बाद विश्व युद्ध का कारण, अर्थात आजादी के पहले तक 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, उनका कारण क्या था वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आप आजाद हो गए हैं, एक सोवरेन स्टेट हो गए हैं, संप्रभु राष्ट्र हो गए हैं, तो आपको जानना है कि विश्व युद्ध किन कारणों से होता है, वो कारण आप पैदा नहीं करेंगे, वो घटना और प्रभाव बताइए। राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व की प्रमुख क्रांतियां व उनका भारत पर प्रभाव, ये जो शब्द उन्होंने लिख दिया है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि विश्व की बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, रूस क्रांति, अमेरिकी क्रांति से लेकर के बहुत, ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति से लेकर के कई सारी क्रांतियां हमको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा, और उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा ये भी ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा एनालाइज करके आइए। समझ गए सर। अब बताइए अगला इनका जो यूनिट नंबर 11 है, इसमें ये कह रहे हैं कि विभिन्न कालखंडों में सामाजिक विकास, अर्थात प्राचीन काल से लेकर के, प्राचीन काल से जब मनुष्य पत्थरों में था तब से लेकर के आज तक क्या वर्ण, जाति, उपजाति, विवाह, संस्कार, पुरुषार्थ, सामाजिक जनजीवन तथा उसमें बदलाव। दोस्तों ये एक एक टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे, जब आप यूनिट नंबर 11 में आएंगे तो हम आपको क्लास नंबर गिनाएंगे, बताओ पढ़े हो, यस सर, पढ़े हैं, यस सर, पढ़े हैं, यस सर, पढ़े हैं, यस सर, इसमें बस यस सर कहना है, और एक बार हम आपको पूरा इसका रिवीजन करा देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, एक बार हम आपको रिकॉल करा देंगे 1 2 3 क्लास में, और पूरा आपको रिकॉल हो जाएगा। तो ये वाला तो हम लोग कहाँ एंशिएंट इंडिया में पढ़कर यूनिट नंबर 11 आ चुके होंगे सर। अब यूनिट नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, इसमें भी ये पहले की बातों को डिकोड कर रहा है। कला का विकास एवं अध्ययन, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, लेखन एवं धातु कला आदि, मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, ध्यान रखें ये दोनों का दोनों टॉपिक आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। फिर विश्व के इतिहास का परिचय दीजिए, इसमें विश्व के महत्वपूर्ण साम्राज्य जैसे चीन का साम्राज्य, ग्रीक एवं रोमन साम्राज्य, विश्व के महत्वपूर्ण प्राचीन नगर जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बेबीलोन, और उपनिवेशवाद, प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध, बक्सर का विद्रोह, जापान का आर्थिक विकास और एवं सैन्यीकरण, कैसे कैसे अमेरिका जापान को मजबूत करेगा, कैसे कैसे उसके खिलाफ षड्यंत्र रच करके। एक बात होती ना सर, एक बात तो होती है कि आप खुद ही मजबूत हो रहे हैं, एक बात होती है कि आपके सारे पड़ोसी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कह के आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। तो ऐसे पड़ोसी बहुत अच्छे होने जाते हैं जो कह कह के आपको आपके जीवन में सफल कर देते हैं। हालांकि सफलता मिलने के बाद अच्छा लगता है, जब वो बार बार टोकते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगला है 2 टॉपिक और हैं, जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण। दिखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कई क्लास लग जाएंगे इसमें पढ़ने में, ठीक है। ये है आपके वर्ग 1 का सिलेबस।
ये है आपके वर्ग 1 का सिलेबस। इस वर्ग 1 के सिलेबस में टोटल कितनी यूनिटें हैं? इस वर्ग 1 के सिलेबस में ये यूनिटें आपको दे रहे हैं टोटल कि आप 14 यूनिटें दी हैं इन्होंने। इन 14 यूनिटों को पढ़ के आने के लिए इन्होंने आपसे बोला हुआ है कि ये 14 यूनिटें पढ़ के आइए। इसमें से उन्होंने आप देखे हैं, अगर पूरा सिलेबस आपने देखा, इसमें डिकोड करिए क्या क्या। एक तो आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, एक क्या पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है आपको भारतीय इतिहास अर्थात इंडियन हिस्ट्री। दूसरा मध्य भारत का या मध्य प्रदेश का इतिहास अर्थात एमपी हिस्ट्री। और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 3 हिस्ट्री आपको पढ़नी है। भारत की इतिहास भी पढ़ना है, मध्य प्रदेश की इतिहास भी पढ़ना है और विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। विश्व के बहुत सारे टॉपिक भी आपको कवर करने हैं। दोस्तों ये है वर्ग 1 के पात्रता परीक्षा का सिलेबस, जिसका पेपर दिसंबर के माह में होना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमर कस चुके होंगे सफल होने के लिए, वर्ग 1 में टीचर होने के लिए। क्योंकि हम देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा आपको लेट लगता है, सर लेट आए हैं क्या आप, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखें अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब हम आपके साथ लगातार रहने वाले हैं। कब तक? जब तक आप सफल नहीं जाते हैं, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। पेपर के बाद भी पेपर कैसा आया था, कैसा नहीं आया था, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ नहीं जाएगा, उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जो सिलेबस का टॉपिक बचे होंगे वो भी इसी के अंदर कराए जाएंगे। और जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं तब तक नैया पार एजुकेशन आपके साथ है। तो भारतीय इतिहास को लेकर के आप न भूलें। कल से अर्थात कल से ही हम YouTube में थंबनेल लगा देंगे कि कितने बजे से आपको लाइव रहना है। वहां पर जैसे पहला ही टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, जो इनका पहला टॉपिक है, क्या है पहला टॉपिक? मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो कल आई होप कल आप लोग तैयार रहेंगे इस टॉपिक के लिए, इतिहास से क्या आशय है और इसके बाद इसके जानने के स्रोत। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको कराने का जो हमारा तरीका है कि थ्योरी के साथ जो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, अलग अलग राज्यों में टीजीटी पीजीटी के जितने सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग राज्यों में इतिहास से जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों के एमसीक्यू के साथ आपकी थ्योरी कवर कराई जाएगी। तो क्या करें सर, अब हम तैयार हैं आप लोग? अगर आप लोग तैयार हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल से जुड़ना ना भूलें नैया पार्क एजुकेशन पर। कल आपको थंबनेल डाल दिया जाएगा, क्लास कितने बजे लाइव रहेगी, आप आएँ और हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।